हाय गाइस। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11th का ये पहला चैप्टर है और इसमें आपको केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे। और वो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको डिस्कस करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री होता क्या है। देखो, जब भी कभी किसी बच्चे से पूछो केमिस्ट्री क्या होता है, तो उसके दिमाग में केमिकल रिएक्शंस, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यही सब चीज़ें आती है। और बच्चे क्या, किसी जनरल जो नॉन साइंस रिलेटेड हो और उससे पूछा जाए केमिस्ट्री क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शंस, एटम, मॉलिक्यूल, इन सभी की बात होती है। लेकिन बच्चों, केमिस्ट्री को हम इस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है। केमिस्ट्री क्या होता है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री एक्चुअली मैटर के बारे में डिस्कशन करती है। किसके बारे में डिस्कशन करती है? मैटर के बारे में। अब ये मैटर क्या होता है सर? तो देखो, मैटर हम किसी भी ऐसी चीज़ को जिसके पास कुछ मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हम उसको मैटर बोलते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इसका कुछ मास है और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, कहीं इसको रखेंगे तो कुछ ना कुछ जगह ये घेरेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा मैटर है ना। और लैपटॉप, आपके सामने जो भी चीज़ें दिख रही हैं, लाइक जैसे बुक, पेंसिल, टेबल, इस सारा का सारा मैटर कहलाता है, क्योंकि इनके पास मास होता है और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो केमिस्ट्री जो है मैटर के बारे में ही डिस्कशन करती है। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैटर के बारे में डिस्कशन करती है केमिस्ट्री, तो मैटर तो हर चीज़ है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें रखी हुई है। तो इसका मतलब केमिस्ट्री नॉट डिस्कस अबाउट ओनली एटम, मॉलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन। इट डिस्कस ऑल द थिंग्स, क्योंकि मैटर के बारे में डिस्कशन करती है। ठीक है। तो एक यहाँ पे हम मैटर की डेफिनेशन भी लिख देते हैं कि मैटर क्या होता है। तो anything which having some mass, and occupy space, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मैटर के? जैसे बुक हो सकती है आपकी, पेंसिल, बुक, पेंसिल, वाटर, आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मैटर, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ओके। तो मैटर के बारे में डिस्कशन करता है केमिस्ट्री का। चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की कॉम्पोजिशन, मतलब किससे मिलके बना होता है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करती है केमिस्ट्री। ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री जानने के बाद अब हम ये जो क्लास 11th में सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ये आपको क्यों दिया गया है और इसके बारे में आपको क्यों पढ़ना है ना। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एक रहता है कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को। तो बच्चों, केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और वो इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैं आपको मेन मेन इंपॉर्टेंस बता देता हूँ केमिस्ट्री के। वैसे तो बहुत कुछ है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। जो हमारा टॉपिक है अगला, वो यही है, केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो देखिए, तो केमिस्ट्री का जो पहला इम्पोर्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एग्रीकल्चर एंड फूड। तो एग्रीकल्चर और फूड में केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो देखिए, पहले हम जनरली समझ लेते हैं, उसके बाद जो मैंने नोट्स बनाए आप इनसे देख लेना। तो देखिए, एग्रीकल्चर में क्या रोल है केमिस्ट्री का। तो एग्रीकल्चर बोले तो खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी में देखिए, केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री का नॉलेज होगा तो खेती बाड़ी में आपको पता होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। कोई कोई खेत कर रहा है, कोई बंदा जैसे, तो कोई फार्मर है, वो खेत खेत करता है, तो उसकी फसल को अगर उसने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, जैसे उसने गेहूँ बोया हो तो उसको गेहूँ और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है गेहूँ की, तो वो क्या करते हैं फार्मर्स, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक जैसे यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, ये सब एग्जाम्पल है हमारे। तो पहला एग्रीकल्चर में रोल क्या हुआ, केमिस्ट्री प्रोवाइड केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना। केमिकल फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, ये सब। सेकंड अगर हम देखें, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, तो बच्चों जैसे अब, ठीक है, किसी ने गेहूं बोया और उसने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया, है ना, केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट वगैरह, तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा हुई, लेकिन हुआ क्या कि उसकी जो क्रॉप्स, जो उसने जैसे गेहूं बोया उसने,
तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, फसल के कीड़े हो जाते हैं, तो उससे फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए भी हमें इंसेक्ट्स को मारना होगा। तो इंसेक्ट्स को मारने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो वो केमिकल्स जो यूज़ होते हैं, जैसे इंसेक्ट को किल करने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। फंजाई भी लग जाती है कभी कभी प्लांट्स में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंजीसाइड्स। तो ये सब इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, ये सब कैसे बनेंगे? तो भाई केमिस्ट्री का नॉलेज होगा तभी तो हम किसी इंसेक्ट को किल करने वाला केमिकल बना सकेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा रोल हम फूड में देख लेते हैं बच्चों। तो तीसरा रोल है, केमिस्ट्री प्रोवाइड प्रिजर्वेटिव्स। अभी प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? तो प्रिजर्वेटिव्स बच्चों जो फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब फूड को, जैसे खाना बासा हो जाता है, अगर आप एक दिन रख दो, फ्रिज में रख देते हैं तो नहीं होता, ठंडा रहता है तो उसमें जल्दी से बैक्टीरिया वगैरह नहीं पनपते। तो ऐसे ही बैक्टीरिया जल्दी ना, जैसे वो तो फ्रिज है, वहाँ पे तो केमिस्ट्री खैर वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, बट प्रिजर्वेटिव की अगर बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, फूड प्रोडक्ट लाइक जैसे जैम, बटर, चिप्स, एट्सेट्रा। इनको लॉन्गर टाइम के लिए रखने के लिए इसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक चल सके। तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए केमिस्ट्री का यूज़ है। तो हमने यहाँ पे देखा कि केमिस्ट्री का एग्रीकल्चर और फूड में क्या रोल है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड बच्चों हम स्टार्ट, सेकंड जो हम यूज़ देखेंगे केमिस्ट्री का, वो है हेल्थ और सैनिटाइजेशन में। तो हेल्थ में किस तरीके से केमिस्ट्री रोल प्ले करता है? तो हेल्थ में देखो, हमें केमिस्ट्री की मदद से बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स मिलते हैं। आपने देखा होगा ड्रग्स, दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ कैसे मिलके बनी हुई? केमिकल से मिलके बनी हुई है। केमिकल्स होते हैं इनमें, है ना? तो कुछ प्लांट से ऑब्टेन की जाती है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के नेम है, ये आपको नाम याद रखने हैं। जैसे बात करें, जैसे सल्फा ड्रग और पेनिसिलिन, ये कुछ ड्रग्स हैं, दवाई है, जो कि डिसेंट्री और निमोनिया जैसे डिसीज़ में काम आती है, ठीक है। दूसरा जो आपने याद रखना है, सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल। ये जो ड्रग्स है ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैंसर देखो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, और उसके लिए हम इन दवाइयों को यूज़ कर रहे हैं, सिस्प्लैटिन और टैक्सोल का। तो ये दवाइयाँ कहाँ से हैं? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री की नॉलेज है तभी तो बनाए हैं। अब बात करते हैं, जैसे एक और है, इसका नाम याद रखना है, एजिडोथाइमिडीन। इसको शॉर्ट में AZT बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? AZT। ये एड्स विक्टिम के लिए यूज़ किया जाता है। एड्स क्या है? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है। और ये एक वायरल डिसीज़ है, एड्स, और ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिट होती है। और अगर एक बार हो जाती है तो मतलब जल्दी से ये, मतलब सही नहीं होती। तो उसके लिए रोकथाम के लिए दवाई बनाई गई है, एजिडोथाइमिडीन। तो ये ड्रग्स यहाँ पे आप देख लो हेल्थ में किस प्रकार रोल प्ले कर रहा है केमिस्ट्री, ठीक है। और देखो एक और पॉइंट है यहाँ पे, डिसइंफेक्टेंट। तो बच्चों डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स लाइक जैसे फिनॉल। आपने देखा होगा कि पोंछा लगाते वक्त, घर में जब पोंछा लगाते हैं तो उसमें फिनाइल डालते हैं। एक्चुअली वो फिनाइल बोलते हैं, बट वो एक्चुअली होता क्या है, फिनॉल। तो फिनॉल एक डिसइंफेक्टेंट है। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? तो डिसइंफेक्टेंट हम किसी भी ऐसे केमिकल को बोलेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो किल करेगा उसको हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। और इसको हम डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करते हैं टॉयलेट टॉयलेट में, फ्लोर्स पर, इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये होते हैं हमारे डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जैसे डिटॉल भी यूज़ करते हैं। तो डिटॉल को लेकिन डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में मत रखना। डिटॉल हमारा एंटीसेप्टिक, ठीक। चलिए, दूसरा हम देखते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन कंट्रोल, तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने में केमिस्ट्री कैसे रोल प्ले कर रहा है? देखो केमिस्ट्री का नॉलेज होगा तो, जैसे केमिस्ट्री की नॉलेज से ही, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, क्योंकि पेट्रोल सही से कंबशन नहीं होता उसका, और वो लार्ज अमाउंट में हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है जब उसके कंबशन के दौरान। तो पेट्रोल की जगह हम CNG यूज़ करते हैं। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इनको ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों में, व्हीकल्स में। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इससे पॉल्यूशन कम होता है।
सीएनजी का कंबशन प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो कम पॉल्यूशन फैलाती है। तो आप देख रहे हो केमिस्ट्री का नॉलेज है तभी तो सीएनजी बना पाए। तो ये हमने रोल देखा कि केमिस्ट्री का किस तरीके से एग्रीकल्चर में क्या रोल है, फूड प्रिजर्व करने में क्या रोल है, हेल्थ में किस तरीके से रोल है, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे में रोल है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ये सब हमारा इम्पोर्टेंस है। अब जो है जैसे ही हमने जान लिया केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री का यूज़ क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। तो बच्चों मैटर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, एनीथिंग विच हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके पास कुछ मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर का एग्जांपल जैसे बुक, पेंसिल, वाटर, एयर, वुड, मिल्क, आयरन, गोल्ड, सब मैटर है, ठीक है, क्योंकि इनके पास मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब आते हैं हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं। मैटर को बांट दिया गया है बच्चों, दो कैटेगरी से हम मैटर को क्लासीफाई करेंगे, बांटेंगे। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा और एक होगा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं। तो एक बार पहले ये चार्ट देख लेते हैं। तो देखो मैटर को हमने यहाँ पे दो कैटेगरी से, दो तरीके से बांटा, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है मैटर की, उस बेसिस पे मैटर को तीन भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकली क्लासिफिकेशन की मैटर की केमिकल कंपोजिशन क्या है, उस बेसिस पे हमने मैटर को दो भागों में बांट दिया है। मैटर आर ऑफ टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। फर्दर प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक, एलिमेंट फर्दर थ्री टाइप्स के हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेम यहाँ पे देखें अगर इसी तरीके से मिक्सचर को भी दो तरीके से बांटा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये पूरा चार्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि बताया मैंने, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को हमने थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है। तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड मैटर की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें उस मैटर की फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक। द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट का मतलब फिक्स, चेंज नहीं होगा। जैसे ये सॉलिड है, अब इसकी शेप, ये जो पेन है मेरे हाथ में, इसकी शेप हमेशा यही रहने वाली है, ठीक। तो ये सॉलिड है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड जो है मैटर की वो स्टेट है जिसमें उसका शेप जो है फिक्स नहीं होता, शेप फिक्स नहीं होता, शेप चेंज होता रहता है बट वॉल्यूम फिक्स रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने क्या करा, पानी पानी को लिया, पानी लिक्विड है, पानी को एक बॉटल में भरा, तो जो 2 लीटर की बॉटल है उसमें आपने 2 लीटर पानी डाल दिया। और जैसे कोका कोला की बॉटल में अगर आपने पानी डाला तो उसकी शेप जो होगी वो कोका कोला बॉटल जैसी होगी पानी की। लेकिन उसी पानी को आपने एक वैसल में डाल दिया, एक बाउल में डाल दिया पानी को, 2 लीटर को, तो वो बाउल जैसी शेप अटेन कर लेगा। तो शेप चेंज होगी लेकिन पानी का जो वॉल्यूम है पहले भी 2 लीटर था और बाद में भी 2 लीटर है। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स है बट उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं गैस की। तो बच्चों गैस क्या होता है, तो गैस मैटर की वो स्टेट होती है, वो अवस्था होती है जिसमें ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही उसकी शेप फिक्स होती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वही कोका कोला की बोतल ली और खाली है, इसमें कुछ नहीं अभी फिल किया, आपने क्या करा, आपने ना ऐसा अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती से धुआं निकलता है जिसकी एक प्लीजेंट स्मेल, अच्छी सी स्मेल आती है। तो उस धुएं को हम बॉटल में फिल कर सकते हैं, काफ़ी सारा धुआं उसके अंदर भर दीजिए अगरबत्ती वाला, फिल होती जाएगी क्योंकि धुआं जो गैस है। फिर आपने क्या करना है, तो अभी क्या है देखो, जब आप बॉटल में फिल करोगे तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा, पूरे बॉटल में गैस घूमती रहेगी तो वॉल्यूम 2 लीटर ही रहेगा और उसकी जो शेप है वो बॉटल जैसी होने वाली है। फिर आपने क्या करा, उस कोका कोला की बॉटल को ओपन करो और उस गैस को एक कमरे में रिलीज कर दो, तो वो गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो कमरे जैसी शेप हो जाएगी उस गैस की। और गैस जो है कोने कोने में पहुंच जाती है कमरे के, है ना, वो अगरबत्ती खुशबू आ जाएगी, हर जगह आ जाती है, आपको पता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी चेंज हो गया।
पहले 2 लीटर था गैस का वॉल्यूम जब वो बॉटल में था, जब कमरे में पहुंच गई वो गैस तो पूरे कमरे में फैल जाती है, तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो गैस की ना तो शेप फिक्स होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे कुछ हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये डायग्राम। तो ये डायग्राम एक्चुअली सॉलिड के पार्टिकल्स का दिखा रखा है। आप लोगों को ये तो पता ही है कि सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है। तो सॉलिड के केस में जो ये पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अरेंज होते हैं। आप इस फिगर में देखो, आप बहुत ज़्यादा क्लोजली अरेंज है। वहीं बात करें लिक्विड में, तो ये पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और वहीं गैस में बात करें तो गैस के केसेस में तो पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखा कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। अच्छा, डिस्टेंस कम होने का रीज़न क्या है? तो डिस्टेंस कम होने का रीज़न है, ये पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पार्टिकल्स बहुत टाइटली होल्ड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सॉलिड में। लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही कम तो नहीं बोल सकते, सॉलिड से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है। अब गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसमें नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की डिस्कशन करते हैं हम, सॉलिड। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, वो मूव नहीं करते, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। जैसे इस पेन सॉलिड है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, वो कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं, इसी पेन में है। अच्छा, बात करें गैस लिक्विड की, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं। और इस बात का सबूत है, अगर हम पानी को फेंकते हैं, जैसे मान लो फ्लोर पे आपने पानी डाल दिया तो पानी फ्लो कर जाता है। तो फ्लो क्यों कर जाता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक। अच्छा, बात करें गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे जैसे वही वाला एग्जांपल, अगरबत्ती का धुआं मंदिर में जलाते हैं, पूरे रूम में फैल जाती है, तो पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में यही लिखा हुआ है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सॉलिड। तो सॉलिड का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बेसिक है, 9th क्लास में बताया जाता है, छोटी क्लास में। वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस बॉइल होता है। तो सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में बहुत ज़्यादा, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। ठीक है। लिक्विड के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है सॉलिड से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो हम कम हीट देंगे तो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा और वो पार्टिकल्स बॉयल हो जाएगा, वो जो सब्सटेंस है बॉयल हो जाएगा। अच्छा, गैसेस की बात करें तो वहाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, तो कम टेम्परेचर पे ही गैसेस जो है बॉयल हो जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारा खत्म होता है बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकली क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने ऊपर चार्ट में बताया था आपको, किसी भी मैटर की केमिकल कंपोजिशन क्या है, इस बेसिस पे हमने मैटर को 2 भागों में बांट दिया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो अभी एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस, एक क्वेश्चन है बेटा आप लोगों को, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? क्योंकि प्योर वर्ड सुनते ही एक दिमाग में अलग ही चीज़ आ जाती है बच्चों के। टेक्निकली केमिस्ट्री में थोड़ा प्योर सब्सटेंस का मतलब अलग है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके घर में जो मिल्क आता है क्या वो प्योर है, तो बहुत से लोग इसका जवाब दें हाँ एकदम प्योर आता है। एक मेरी स्टूडेंट थी, उसने बोला हाँ सर, भैंस का दूध आता है हमारे घर में, तो एकदम प्योर दूध आता है। तो बच्चों, प्योर का मतलब बाहर कुछ अलग है और केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग है। तो प्योर का मतलब केमिस्ट्री में है कि प्योर सब्सटेंस, हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बनता है, एक ही टाइप के पार्टिकल से। एक ही टाइप के पार्टिकल से जो मिलके बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें एक आयरन रॉड, तो वो केवल आयरन के एटम से मिलके बनती है, आयरन के ही पार्टिकल्स होते हैं। आयरन रॉड, प्योर आयरन रॉड की बात करें तो वो प्योर है हमारी नज़रों में। तो अब आप लोग जवाब दीजिए कि क्या मिल्क प्योर होगा? मैं आप पे छोड़ता हूँ, चलो मैं बता ही देता हूँ। एक्चुअली बेटा मिल्क प्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिल्क के अंदर ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं।
उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है मिल्क में, तो वो तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं दूध के अंदर, मिल्क के अंदर, तो वो प्योर नहीं है इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री, चाहे वो भैंस का लाओ चाहे मदर डेयरी का लाओ, उसमें सब चीज़ें हैं। तो प्योर सब्सटेंस डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब देखो, प्योर सब्सटेंस जो है हम इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट ऑफ कंपाउंड में बच्चों, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। तो एलिमेंट हम किस प्योर सब्सटेंस को बोलेंगे, तो एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन वन टाइप ऑफ एटम। मतलब एलिमेंट हम उस प्योर सब्सटेंस को बोलेंगे जो केवल एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना हो। जैसे कि मैं बात कर रहा था आयरन रॉड की बात कर रहा था, वो आयरन एटम से मिलके बनी हुई है, तो आयरन एक एलिमेंट है। गोल्ड की बात करें तो वो केवल AU, ये गोल्ड का सिंबल है, तो केवल गोल्ड के AU के ही पार्टिकल्स होंगे और AU के ही एटम्स होंगे उसमें, तो ये एलिमेंट का एग्जांपल हो गया। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। तो क्लास 10th में आपने एलिमेंट बहुत सारे पढ़े हैं, पीरियोडिक टेबल में आपने 118 एलिमेंट देखे थे। तो अभी तक ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट जो है नोन है, लेकिन उसमें एक आपको नॉलेज की बात बता, 92 एलिमेंट जो हैं वो नेचुरली अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, मतलब ज़मीन को खोदो उसमें से मिल जाएंगे। लेकिन 92 को छोड़ के, 118 है टोटल, 92 को छोड़ के 92 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक हैं, मैन मेड एलिमेंट्स बोलते हैं उनको, मानव द्वारा निर्मित, ठीक है। तो एलिमेंट्स हम किसे बोलने वाले हैं, उस प्योर सब्सटेंस को बोलेंगे जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। अब हम एलिमेंट का थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। एलिमेंट मैंने आपको 3 तरीके के बताए थे। 3 कौन कौन से तरीके के एलिमेंट होते हैं, तो पहला है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो मेटल हम किस तरीके के एलिमेंट्स को बोलेंगे, तो ऐसे एलिमेंट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। कोई भी एलिमेंट ले लो आप, अगर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा कंडक्शन कर रहा है, तो वो हमारा मेटल हो जाएगा, ठीक है। मेटल्स की और भी बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक मैलिएबल होता है मेटल, डक्टाइल होता है। मैलिएबल का मतलब उसको हम पीट पीट के उसकी चादर बना सकते हैं, मैलिएबल का मतलब थिन शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। डक्टाइल ये क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, मैलिएबल एंड डक्टाइल। लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं मेटल्स। तो मेटल के कुछ एग्जांपल हैं जैसे गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे मेटल्स हो गए। और ऑलमोस्ट अगर जितने भी एलिमेंट हैं हमारी अर्थ पे, उसमें लगभग 65% एलिमेंट जो है हमारे मेटल्स होते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल क्या होता है बच्चों। तो देखो, नॉन मेटल हम उस एलिमेंट को बोलेंगे जो इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास नहीं होती। दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, एंड दे आर नॉन लस्ट्रस, और वो शाइनी भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया। ये बच्चों हमारे कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं, शाइनी नहीं होते, ध्यान रखना, सॉलिड है, शाइनी नहीं है, शाइनी मेटल्स होते हैं, लस्ट्रस। अच्छा, कुछ और भी हैं नॉन मेटल्स, गैसियस भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे गैसियस नॉन मेटल है। एंड थर्ड थिंग जो है हमारी थर्ड एलिमेंट, जिस एलिमेंट हमने 3 कैटेगरी बांटे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स किसे बोलते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, बिस्मुथ हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब, बिस्मुथ, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ऑल आर द मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अगली क्लास में कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।